हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी पार्टिसिपेट के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहें। इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान को किसने माना है, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। और आपको बता दें कि जो बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर आर्यों को कहाँ बताए थे, कहाँ से आए थे या कहाँ निवासी थे? मध्य देश से आए, ठीक है। और इसी को मैक्स मूलर ने क्या माना है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों को कहाँ का निवासी माना है? मध्य एशिया। और एडवर्ड मेयर साहब ने जो आर्य थे, आर्यों को कहाँ का निवासी माना है? पामीर के पठार का आर्यों को मूल स्थान माना है, ठीक है। तो एडवर्ड मेयर कहाँ का माने हैं? पामीर का पठार। मैक्स मूलर का माने हैं मध्य एशिया। और बाल गंगाधर तिलक साहब का माने थे मध्य देश से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, ठीक है। और जो 24वें तीर्थंकर थे कौन थे? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ऐसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तविक अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के थे, ठीक है। और इसमें पूछा कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो नाथ मुनि है, नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से नहीं है। इनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से था, ठीक है। बाकी चंद्रप्रभा, नेमी, संभव, ये सब किस धर्म से है? जैन धर्म से। और जो संभवनाथ हैं, ये जैन धर्म के तीसरे नंबर के जैन तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। और चंद्रप्रभा जो थे, ये जैन धर्म के 8वें नंबर के जैन तीर्थंकर बने। और जो नेमी थे, नेमी नाथ इनको बोला जाता है, ये जैन धर्म के 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। और नाथ मुनि का संबंध वैष्णव संप्रदाय से था। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों के द्वारा जो चलाया गया था, उनको क्या बोला जाता था? दिनार। तो 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, ठीक है। और जो चांदी के मुद्रा थे, ठीक है, जिसको बोलते रजत मुद्रा, उसको क्या बोला जाता था गुप्त काल में? रूपक। ये भी पूछ सकता है कि चांदी के मुद्रा को क्या बोला जाता था? रूपक। और सोने के मुद्रा को क्या बोला जाता था? दिनार, ठीक है। ये दोनों मुद्रा किसके समय में चला गया था? गुप्तों के समय में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? मतलब जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था तो वारंगल का शासक पूछ रहा है कौन सा था? तो कौन सा शासक था? यादव का शासन था, यादव वंश का, ठीक है। तो आप जानते हैं अलाउद्दीन का जो अगर हम समय की बात करें तो कब से कब तक माना जाता है? 1309 से 1310 के बीच अलाउद्दीन की सेना ने कहाँ पर आक्रमण किया था? वारंगल पर। और यहाँ का जो शासक था वो याद कर लीजिए कि रुद्रदेव था, ठीक है। शासक का नाम क्या है? रुद्रदेव। और एक युद्ध में हार गया था, ध्यान देना। रुद्रदेव युद्ध में मारा गया। और किसकी सेना की जीत हुई थी? अलाउद्दीन की सेना की, ठीक है। और किस वंश से संबंधित था? यह कह सकते हैं कि किससे संबंधित था? वारंगल, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए पिछले भी वीडियो में बन रहा थे, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से होगा। 2/5% का मतलब क्या होगा, 40%, है ना। तो चाहे 40% कहिए, चाहे फ्रैक्शन में क्या कहिए, 2/5 कहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको बता दें, जो मराठा साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। इन्होंने पहले अपना कर 33% लिए थे, फिर 33% से बढ़ा करके कितना परसेंट कर दिए थे, 40%, ठीक है। तो 40% को क्या बोलते हैं, 2/5 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, मतलब जब जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था ना, ये किसने विचार किया था कि हाँ ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार होना चाहिए। तो सबसे पहले विचार कौन दिए थे, कृष्ण कुमार मित्र ने। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, है ना। और आपको बता दें, इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था संजीवनी, है ना। पुस्तक नहीं थे, पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम क्या था, संजीवनी। और संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र ने जो ब्रिटिश वस्तु थे उसके मतलब बहिष्कार की मांग किए थे, है ना। और असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो बहिष्कार को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे निष्ठुर बर्बादी बताया था। ध्यान देना, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो उस समय जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, निष्ठुर बर्बादी है। कैसा बर्बादी, निष्ठुर बर्बादी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि किस कालक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई, है ना। तो इसका कालक्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये तो याद होगा, चंपारण। चंपारण कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था, अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो 6 अप्रैल, ठीक है, 1919, सबको याद होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। कहीं कहीं 5 फरवरी भी रहता है, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। अब इसको आप मिलान कर लीजिए। तो यदि आप मिलान करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम है, DCBA। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, नगर की बात कर रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। और कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 1897 को हुआ था, कहाँ पर, उड़ीसा के कटक में। इनकी माता का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी के, इनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस। और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु का नाम पूछा जाता है तो चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने 2 बार किया था कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता, एक किए थे 1938, एक किए थे 1939। 1938 कहाँ पर है, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ, हरिपुरा स्थान कहाँ है, गुजरात में, इसके अध्यक्ष बने थे। और 1939 वाला भी किए थे, ये कहाँ पर है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। अच्छा, किसको हरा के पूछा जाता है कि हरिपुर जो अधिवेशन था, मतलब सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में कौन खड़े थे, तो आप बताएंगे और सीतारामैया, ठीक है, सीतारामैया जी को हराए थे। और फिर बाद में गांधी जी से विवाद हो गया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र के बाद हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक और याद कर लीजिए कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गांधी जी का देखिए बहुत विरोध हो रहा था उस अधिवेशन में, आपको बता दें। तो कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन। ठीक है। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी, तो सबसे पहले ये याद कर लीजिए कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आया था। ठीक है। और एक बात है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है। और जो 1931 में जो आईएनसी के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखा गया था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है। क्यों बोले थे? क्योंकि इसी अधिवेशन में ना गांधी जी का काला झंडा दिखाया गया था, गांधी जी को विरोध कर रहे थे। ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई आंदोलन लिखा नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें है नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बन जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? ध्यान देना, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा? मिजोरम बन जाएगा। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अच्छा, बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा ना, यहीं पर 0 डिग्री लाइन, ध्यान देना, है ना, शून्य रेखा यहीं से होकर गुजरती है, मतलब किससे? त्रिपुरा और बांग्लादेश। और मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगाती है। ठीक है। और 0 डिग्री लाइन आप सबको बता दिए, त्रिपुरा और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए एक तरफ दिया प्रदेश या क्षेत्र, एक तरफ दिया उस मतलब किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। तो कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ना, इसमें उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रकार पाई जाती है। और बांग्लादेश में ये तो भारत से थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो यहाँ पर किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का। और साइबेरिया में कौन सी जलवायु पाया जाता है? आप जानते हैं साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, तो शीतोष्ण। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पहला वाला जाएगा 1 पर, तो पहला वाला देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और दूसरा वाला जाएगा 4 पर, तो केवल बी ऑप्शन पर है, तो ये आंसर भी बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ पर, मतलब जो टाइम वाला लाइन है और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी, अगर खाड़ी की बात करें तो बताएंगे गिनी की खाड़ी, सागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं।
ठीक है। आप जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा जो है पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित करता है। ठीक। और जो भारत का मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 कह रहा कि दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोदा बेटा किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़िया पर। ठीक है। आप जानते हैं कि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी पर ही मिलती है। ठीक है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर ऊंचाई है दोदा बेटा की। ठीक है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताएंगे अन्नामुडी। ठीक है। तो जो अन्नामुडी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसके 2695 मीटर है। और किस पर्वतमाला पर है? तो अन्नाई मलाई पर है। ठीक है। इस पहाड़ी पर है। और किस राज्य में है? तो आप बताएंगे केरल में है। ठीक है। ये 2-3 बातें आप सब याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछता है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ध्यान देना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा होगा? 21 में कहा गया है। ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 21 में। तो देखिए इसमें कोई आर्टिकल 21 नहीं है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ई। ठीक है। और आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 में कुछ अपराधों के लिए सिद्ध के संबंध में यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 22 में क्या है? जैसे अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए या नज़रबंद कर दिया जाए उसके संरक्षण में यहाँ प्रावधान है। ठीक है। और आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? तो राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा डी। आप जानते हैं कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 21 धारा में, तो अब बताएंगे धारा 39 के ए में है। नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता ए धारा किस में है? 44 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग या पृथक्करण किस में? आर्टिकल 50 में है। और राज्य की नियुक्ति में भेदभाव का निषेध ये कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 16 में बोला गया है। ठीक है। और आप जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से कहाँ तक है? ये 36 से 51 तक है, 51 तक। और मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार किस धारा में है या कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक मूल अधिकार है और 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए ये तो 16 मूल अधिकार में आएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? डी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। तो किस मतलब भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 अनुसूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है। जो संघात्मक व्यवस्था में जो पावर है ना, कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का अधिकांश स्रोत है ना, इसी पार्ट से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 19। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो किससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। मतलब ये दोनों आर्टिकल को एक साथ किसकी बात करता है? अपीली क्षेत्राधिकार की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आप बताएंगे ये प्रावधान कब किया गया था? 1993 में। ठीक है, 73वां, आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को। तो 73वां संविधान की बात करें, ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 11, और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। ठीक है, और अनुसूची 11 में कितना विषय पंचायतों को दिया गया? 29 विषय। आजकल जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकता है। तो पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग किस में लिखा गया? 243 के में लिखा गया। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और नया भाग कौन सा था? नया भाग 9A था। इतना सारा जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो सदिश राशि बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, समय, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ये सब जो है ना वो अदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें कोई सदिश नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। एक होता सदिश राशि, एक होता अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी हो, परिमाण भी हो। क्या हो? परिमाण, दिशा के साथ साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश। सदिश राशि में क्या होगा? जैसे वेग होगा, त्वरण होगा, विस्थापन होगा, संवेग होगा, आवेग होगा, ये सब क्या है? सदिश राशि। और अदिश राशि में क्या होगा? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सब अदिश। क्वेश्चन नंबर 22। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे ग्रेफाइट को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और इसके अतिरिक्त भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, D2O। D2O को क्या बोलते हैं? भारी जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। 23 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष मतलब चूहा मारने की दवा आप कह सकते हैं। तो चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फाइड का। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? ZN3 और P2। ये जिंक फास्फाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ध्यान देना, निर्माण कहाँ होता है? निर्माण की बात कर रहा है, तो लीवर में तो निर्माण होता है पित्त का, लेकिन इसका जो भंडार होता है, इसका जो संचय होता है, कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, देखिए, निर्माण तो लीवर में, निर्माण कहीं और होगा, उसका स्टोर कहीं और होगा। निर्माण होगा लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? पित्ताशय में। ठीक है, तो 24 का ए ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर है 25। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये सब जो जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, ये सब काट लेने से रेबीज होता है ना, तो रेबीज के फैलने से ये रोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। ये सब किसके माध्यम से? विषाणुओं के माध्यम से होते हैं। और इसके टीके की खोज कौन किए थे? लुईस पास्चर महोदय इसके टीके की खोज किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए मिलान करने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक तरफ दिया पंचवर्षीय योजना, एक तरफ दिया प्रयुक्त विकास मॉडल, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल आया था। तो पहले पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल आया था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था, महान-बोलिस मॉडल पर। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, और चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला जाएगा 2 पर। तो देखिए ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए वाला यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और बी वाला जाएगा 4 पर, तो बी वाला 4 पर। तो कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं। तो दोनों का जो उद्देश्य है किस नीति का है आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे कि 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत, इसका पूरा नाम अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है, सीवेज के बाद जलापूर्ति, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और कब शुरू किया गया था आप सबको पता है, ये 2015 में। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ तक सभी के लिए आवास लक्ष्य, पहले देखिए 2000 इसमें कब लक्ष्य रखा गया था, पहले 2022 है ना। तो फिर इस लक्ष्य को फिर बढ़ा दिया गया था, 2024 कर दिया गया था, है ना। तो इसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ये शुरू कब हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम बात करें इसका शुरू हुआ था 25 जून 2015 को, ठीक है। 2015 को शुरू किया गया था। कौन इसका संचालन करता है, शहरी विकास मंत्रालय इसका संचालन करता है, कर सकते देखरेख करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे कि मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, मतलब अगर मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसके माध्यम से क्या होगा, तो उपभोक्ता अधिशेष में क्या हो जाता है, घटत हो जाता है। 31 क्या है कि याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, याओसांग। तो याओसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में, ठीक है। और मणिपुर अगर महीने की बात करें किस महीने में, तो आप बताएंगे फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और किस समुदाय के द्वारा इसका ये उत्सव मनाते हैं, तो एक समुदाय मेई लेई, ठीक है, मेई लेई, ये समुदाय जो है इसका उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मणिपुर में मनाया जाता है। 32 क्या है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई। और 25 मई का जो अब की बार मनाया गया था, इसका थीम आपको याद होना चाहिए 2025 का थीम था थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ध्यान देना, थीम क्या था, थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 33 क्या है, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया, 7वें नंबर का पूछा है, ठीक है। तो 7वें नंबर का जो युवा खेल था किस वर्ष इसका आयोजन किया गया था, 2023 में, अगस्त के महीना था, ठीक है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, त्रिनाद में और टोम्बैको में। क्वेश्चन नंबर है 34 भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट स्थित है, तो आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है, गोवा में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में
कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ध्यान देना, राज्यसभा की बात कर। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कुल कितने सीट हैं? 31 सीट है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में और विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो विधानसभा में 403 सीट है। ठीक है। राज्यसभा हो गया, विधानसभा और लोकसभा की पूछे तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीट है? 80 सीट है। और विधान परिषद की बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीट हैं? 100 सीट है। तो चारों आपको याद होना चाहिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीट है? 16। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीट है? 12। तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीट है और असम में राज्यसभा की 7 सीट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किसके साथ लगा हुआ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। कितना? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। अभी आपको बताए थे जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री लाइन गुजरती है। ठीक है। और चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, क्योंकि ये चीन के साथ सीमा कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर। ठीक है। जो कि दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सीमा है। और यहीं से होके कौन सी रेखा गुजरती है? भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? हेलेंस्की। तो हेलेंस्की में फिनलैंड की राजधानी है। तो ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। और डबलिन किसकी राजधानी है? आयरलैंड की। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य किसका? कुल मिला के कह रहा कि विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, अगर गणपूर्ति नहीं है तो उसको स्थगित कौन कर सकता है? ठीक है। तो स्थगित अध्यक्ष करेगा या सभापति? मतलब अगर विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आप जानते हैं एक आर्टिकल आप सबको बता दें 178, इस आर्टिकल में बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 39 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ ध्यान देना, नहीं की बात हो रहा। तो द गोल्डन विंग्स ये सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी है। और द बर्ड ऑफ टाइम ये भी है। लेकिन द गोल्डन बर्ड ये पुस्तक सरोजिनी नायडू की नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। द गोल्डन बर्ड तब किसका है? द गोल्डन बर्ड जो पुस्तक है ना, ग्रीम ब्रदर्स का है। ठीक है। ब्रदर्स किसका? ग्रीम। अगर पूरा नाम की बात करें ग्रीम ब्रदर्स का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कह रहा कि मोहिनी अट्टम नित्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ना, ये किस राज्य से संबंधित है आप सबको बताना है। तो आप जानते हैं ये किस राज्य से संबंधित है? केरल। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। और एक है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा नृत्य है? उड़ीसी। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। और तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आप सबको मिलता है, कई बार बताए हैं, ठीक है। तो आप सब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो सबसे छोटा भिन्न पूछा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा आएगा, 7/12। आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, कई बार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप सबको फार्मूला दिख रहा है a² - b², ठीक है। तो जब a² - b² करेंगे, एक ब्रैकेट में आएगा a-b, एक ब्रैकेट में आएगा a+b, तो a-b वाला तो कैंसिल हो जाएगा, a+b वाला बचेगा, मतलब खाली दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3.5। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 43, कह रहे कि इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लिया। ध्यान देना, कितने वर्ष बात करें, 6 वर्ष बाद। अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखिए आठ सदस्यों की औसत आयु दी है 39 वर्ष, तो 8 सदस्यों की कुल आयु निकाल लीजिए, तो 8 गुणे 39 हो जाएगा। जब 8 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 312। कुल आयु कितना आ गया, 312 आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगले 6 वर्ष बाद एक बच्चे को गोद लिया जाता है, ठीक है। तो बच्चे की आयु क्या हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 10 वर्ष पूछा है तो 6 वर्ष बाद गोद लिया गया, तो बचा कितना, 4 वर्ष बाद। तो ठीक है, तो 4 वर्ष बाद पूरे परिवार की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो पहले कितना टोटल था 312, ठीक है, प्लस 4 वर्ष बाद, क्योंकि 10 वर्ष यहाँ कैलकुलेशन कहा है, यहाँ 6 वर्ष बाद आयु, मतलब 6 वर्ष बाद बच्चे को गोद लिया जाएगा। तो 10 वर्ष और 6, तो कितने का वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है, ठीक है। प्लस अब कुल कितने हो गए, 8। देखिए 8 सदस्य थे, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, गुणे 10। 8 दाई 80, 4 84, 312 प्लस 84 कितना हो जाएगा, 396, ठीक है, 396 आया। अब इसी के एवरेज निकालना है, तो कुल कितने सदस्य हो गए हैं, 9 सदस्य हो गए हैं। तो 9 से 396 भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 44 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटों में अपनी पूरी यात्रा करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेती है। तो यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, स्पीड, ठीक है। तो आप सबको स्पीड पूछा है। देखिए बहुत सारा तरीका है, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं ना। अगर मान लें ट्रेन की चाल कितना है, यक्स है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना तेज हो जाए, अगर यक्स है तो 30 किलोमीटर तेज है, तो यक्स में 30 और जोड़ दीजिए, 30 किलोमीटर इंटू कितना टाइम, कितना और समय लगता है, तो देखिए 10 घंटा और 40 मिनट। तो 10 घंटा 40 मिनट को चेंज कर लीजिए, तो 10 40 मिनट को चेंज करेंगे तो 40/60, ठीक है। तो कुल कितने घंटे में तय कर लेता है, 12 घंटे। तो यक्स टोटल स्पीड गुणे 12, इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/5, सॉरी 2/3 आएगा। तो 3 दाम 30, 30 2 32, तो यक्स प्लस 30 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 32/3, इधर बचा कितना, यक्स गुणे 12। तो इस यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा, इधर 36 यक्स, और 32 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो गया 32 यक्स प्लस 32 तिया कितना आ गया, 96 960, इधर कितना बचा, 12 तिया 36 यक्स, ठीक है। तो 36 एक्स में से 32 से 4 एक्स, तो 960 में 4 से भाग कर दीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा।
960 में 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 240। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 45। ए और बी दोनों के वेतन का योग इतना है 4300। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता। देखिए टोटल 100% है। अगर ए 95% खर्च कर लेता तो बचा कितना रहा है, ए बचा कितना रहा है 5%। ठीक है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर लेता है। तो अगर बी 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 20%। ठीक है। यदि उनके बचत राशियाँ समान है, ध्यान दें दोनों की बचत राशियाँ समान है। ठीक है। तो कह रहे कि ए का वेतन कितना हो, मान लेते ए का वेतन x है और बी का वेतन कितना y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। अब x अपने वेतन का 5% बचाता है, इसका मतलब 5x बटे कितना हो जाएगा 100। दोनों बराबर हैं तो बी अपने वेतन का, इसका वेतन है y है, y का 20% निकाल लीजिए बटे 100। दो कैंसिल कर दीजिए 100 100, 5 एकन 5, 5 एक 20। तो अगर हम रेशियो ले लें तो x बटे वाई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/1। अगर हम टोटल करें 4 एक कितना का 5, ये 5 है और 5 का वैल्यू कितना दिया है 4300। तो 4300 5 का कितना गुना है, ठीक है। तो आप बताएंगे 860 गुना है। अगर ये 860 गुना तो 4 का भी आपको 4 का वैल्यू पूछा है क्योंकि x का वैल्यू पूछा है। तो 4 में 860 का गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 3440 आ जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। एक बार आप सब अपने कॉपी पर जरूर लगाइएगा, ठीक है, वीडियो को रोक कर। कह रहा है कि LIT को इतना लिखा जाता है और तब इसको क्या ले, देखिए वही इसका पोजीशन लेटर। L 12 पर होता है, I 9 पर होता है, T 20 पर होता है। तो T किस पर होता है 20 पे, H 8 पर, A 1 पर, T 20 पर, मतलब पहले भी 20 और बाद में 20। ठीक है। तो कितना 20 और 1, सॉरी 20 और 8 से शुरू होगा, 20 और 8 और उसके बाद 1 फिर उसके बाद 20। तो कौन सा ऑप्शन क्या बन जाएगा 46 का सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है, मतलब सेम है, एक असंगत। असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें अगर आप सब देखिए, ठीक है, देखिए 3 2 5, 5 3 8, मतलब +2 +3। ठीक है। और देखिए 10 2 12, 12 3 15, यहाँ भी वही किया गया। और 24 24 2 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे फिर क्या आ जाएगा सी। लेकिन यहाँ देख लीजिए 17 2 19 और 19 2 21। तो इसमें +2 जबकि सब में क्या किया गया +2 +3। तो सब अलग कौन सा सबसे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कह रहे कि अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था। आप सब अपने अनुसार लगा लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा गुरुवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है, अजय महिला का है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सब डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो अपने ऊपर खुद फॉलो कर लीजिए अगर क्वेश्चन छोटा है तो। देखिए एक बार फिर से देखिए क्या है। कह रहा कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए माँ के पिता, माँ के पिता का मतलब नाना उसका हो गया, और नाना की पुत्री उसकी माँ हो सकती है या तो मौसी हो सकती है। लेकिन यह का इकलौती, तो इकलौती तो मौसी तो होगी नहीं, उसकी मम्मी ही होगी। ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वही होगा मतलब जो इंट्रोडक्शन दे रहा है। उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। ठीक है।
तो अजय के महिला, देखिए ये सब से कोई मतलब नहीं, अजय और महिला का संबंध पूछा है, ये फालतू चीज दिया। तो अजय महिला में क्या संबंध है? तो 49 का क्या हो जाए, अजय जो है महिला का क्या होगा, पुत्र होगा। तो इसमें देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। आसान क्वेश्चन, देखिए जब आप अपने पे फॉलो करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कह रहे कि सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी पत्तियां क्या हो गया, पौधे हो गया, ठीक है। और सभी पौधे बगीचे हैं, सभी पौधे क्या हो गया, बगीचा। आपको बताए थे अंदर से बाहर आएंगे आल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, और बाहर से अंदर आएंगे कुछ वाला कॉन्सेप्ट। कर कि सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सभी बगीचों में, सभी बगीचों पत्तियां नहीं, कुछ बगीचों में पत्तियां से कह सकते हैं। सभी बगीचों में पौधा है, देखिए जब अंदर बाहर से अंदर है तो कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो दोनों गलत है। तो किस ऑप्शन पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद इंग्लिश का है, आप सब वीडियो रोक करके सब इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि पेपर आप सबको देना है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ पर भी जायज़ बात है फंस जाएगा। 51 क्या है, कह रहा कि आफ्टर ड्रॉपिंग द नरेटर्स, ठीक है, कजिन्स, हिज कजिन्स वाइफ टूक हिम ए लेक टू। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, शो हिम द प्लेस वेयर सी एंड हर हस्बैंड स्पेंड देयर इवनिंग्स। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। कह रहा कि वाई डिड द नरेटर्स कजिन्स वाइफ्स स्टॉप हिम फ्रॉम द चेन चांसिंग द थीव्स, ठीक है। तो 52 का आंसर क्या बन जाएगा कि सी फेयर दे कुड हार्म द नरेटर, सी ऑप्शन बन जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ द वर्ड। कह रहा कि डाउनफॉल दैट सर्टिफाइड्स नेचुरल जस्टिस। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए यहाँ भी है, तो इसके लिए होगा कैथेरिसिस, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। 54 क्या है, कह रहा है कि एंटोनिम्स आपको बताना है किसका, इंडोलेंट का, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एडी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नेमथिस होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 54 का इसका एंटोनिम्स क्या होगा, 54 का, तो इसका बन जाएगा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गेदर्ड अराउंड हर। तो यहाँ क्या रहेगा, आर्टिकल आप सबको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो रूल कहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नो सोनर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 56 हिंदी है। तो कह रहे कि भूधर्व का संधि विच्छेद, भू प्लस उधर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, सही विलोम की बात कर रहा है। तो दीर्घ काय का होता कृष्काय। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आचार्य, कहते हैं ना आचार्य का क्या होता है, आचार्य। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, सॉरी, आचार्य पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, आचार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलता है, कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये
काव्य पंक्ति किनकी है? तो ये रचना किसका है पूछा गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और इनकी रचना पूछा जाता है जैसे निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, ये सब रचना किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का पैसेज है, आप सब वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? कोई चारा नहीं से क्या तात्पर्य है? आप सब पैसेज पढ़ें, बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दूसरा रास्ता ना होना। ये तो ग्रामर का पोर्शन आप मान सकते हैं ना, कहते हैं ना इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा रास्ता ना होना, एक कहावत कहा जाता है। नियत से तात्पर्य क्या है? नियत का मतलब क्या होता है? ये भी ग्रामर का पोर्शन ही है। तो नियत का मतलब होता है इरादा। कहते हैं ना आपकी नीयत क्या है ना, आपकी इरादा क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 कर के सात्विक नीयत से क्या होता है? सात्विक नीयत, तो सात्विक नीयत से क्या होता है कि दुनिया का भला होता है। ठीक है, सात्विक मतलब अच्छे विचार से, तो अच्छे विचार से जो भी काम करेंगे किसी न किसी का भला तो होगा ही। आसुरी तपस्या से मनुष्य से क्या बनाया? आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया? आप सब पैसेज पढ़े हैं, ठीक है, उसका आंसर दीजिए। तो आसुरी तपस्या से जो मनुष्य ने क्या बनाया था? एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब था। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। 65 क्या उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? सिद्ध, एटम बम, तप, पुराण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तप। ठीक है, तप इसका शीर्षक हो सकता है, जो आप सब पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए दूसरा पैसेज है, इसके बाद एक पैसेज थोड़ा कठिन, एक पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, कह रहा कि भारतीय नाटकों में दिखाया गया है। आप सब बताइए, तो भारतीय नाटकों में क्या केवल सुख दिखाया गया? नहीं। क्या केवल दुख? सुख दुख में समन्वय, ये भी नहीं। और सुख दुख का सहभाग, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई, सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। ठीक है, भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है। क्या सदा से ध्येय रहा है? तो भारतीयों का जो सदा से ध्येय रहा है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? क्या जीवन का केवल आदर्श रूप उपस्थित करना? नहीं। जीवन का उत्कर्ष बढ़ाना, जीवन को उन्नत बनाना, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उन्नत से बनाना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? तो दुखांत में, सुख दुखांत में, त्रासदी में, पीड़ा में, तो इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप सब पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय क्या है? साहित्यिक समन्वय तो विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन होना, इसे बोलते हैं साहित्यिक समन्वय। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग से दुखांत नाटक दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यूरोपीय आदर्श का अनुकरण और भारतीय आदर्श से दूरी बनाना। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। दोस्तों अब इसके बाद 10 क्वेश्चन आप सब देखेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, चलते हैं। करंट अफेयर का क्या है देखिए, कह रहा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने एक सैटेलाइट था कोपिकर, है ना, के लिए 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो ये अमेजन ने लॉन्च किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92 हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देना, जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और किसको नियुक्त किया गया है? मार्क कीनो को। ऑप्शन क्या बन जाएगा?
92 का डी ऑप्शन। और कह रहा है कि अप्रैल 2025 में चर्चा रही बोधि पहल का संबंध किससे है। ध्यान देना, जो बोधि पहल का संबंध है ना, छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है। ध्यान देना, 93 का क्या आ जाएगा, बी। और ये पहल कब शुरू किया गया था, जो 6वां अभी हुआ है बिमस्टेक का सम्मेलन, उसी में शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है MRC, ठीक है, यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा है। तो 94 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, सूडान से संबंधित है। ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियन का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। इस चैंपियन में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 95 का कौन सा बन जाएगा, पहला। तो पहला स्थान भारत को मिला था। और एक कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत ने कुल कितना पदक जीता था, 87 पदक, 87। और जिसमें से गोल्ड कितना था, 83 गोल्ड था। और रजत कितना था, 3। कांस्य कितना था, 1। तो कुल कितना हो गया, 87, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 96। कह रहे कि अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया था, ब्राज़ील में किया गया, ब्राज़ीलिया में, इसकी राजधानी में किया गया। 96 का। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 95 है उसमें जो दूसरा स्थान अगर पूछे तो किसका आएगा, जापान। पहले स्थान पर भारत था, दूसरा स्थान किसका था, जापान में। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी, डी। कह रहे कि महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह अभ्यारण्य किस जिले में है, किस जिले में है। देखिए जिला नहीं रहा, किस राज्य में है, ठीक है। तो राज्य किस राज्य में, झारखंड राज्य में है। अगर हम जिले की बात करें तो जिला कौन सा, लातेहार, लातेहार जिला है। और राज्य कौन सा, झारखंड में है। अप्रैल 2025 को इसकी मान्यता दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बियॉन्ड द और कोर्ट रूम, ठीक है, ये नामक पुस्तक के कौन लिखा है। तो 98 का आंसर क्या बन जाएगा, फली सैफ नरीमन ने। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, कह रहा है कि हाल ही में ग्रामीण ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। ध्यान देना, श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हो रहा है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ब्राज़ील के राजधानी ब्रासिलिया में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना था ना, 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसने निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ा, किसको किसको जोड़ा है, ठीक है। तो शिमला को किससे जोड़ा, दिल्ली को। कब शुरू हुआ था, 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। दोस्तों आप सबको 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।